इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, इल्मुल तालीम के लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अज़ीज़ तालिबात, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को जो है मुकम्मल कर लिया। आज हम दूसरा बाब शुरू करेंगे जिसका उन्वान है जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम। आइए हम देखते हैं कि इस बाब में हम कौन कौन से उन्वानात के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस बाब का या इस चैप्टर का तारुफ होगा कि जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम आखिर क्या है। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज़। फिर हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट, वुड स्पीच, सार्जेंट रिपोर्ट 1944, बरसग़ीर में बरतानवी निज़ाम तालीम की ख़ुसूसियात और जनूबी एशिया में मुसलमानों की तालीमी तहरीकात। तहरीक देवबंद, इसमें तहरीक देवबंद के असबाब और तहरीक देवबंद की ख़ुसूसियात और उन पर तबसरा पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और बहुत अहम तहरीक तहरीक अलीगढ़ के मकासद और सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात और तहरीक अलीगढ़ के असरात के बारे में तफसीलन पढ़ेंगे। जी, हमारा आज का उन्वान है जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम। आइए इसका पस मंज़र यहाँ तारुफ देखते हैं। अज़ीज़ तालिबात, अंग्रेज़ मौरख़ीन और ज़िम्मेदारान हुकूमत इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मुसलमानों के दौर में बरसग़ीर में तालीम आम और मुफ्त थी और उसका मयार भी बहुत बुलंद था और तालीमी सहूलतें जो हैं वो वाफिर मिक़दार में तलबा को फ़राहम की जाती थीं। इस हवाले से सर थॉमस मिनरो की 25 जून 1822 की रिपोर्ट पहली अहम दस्तावेज़ है जिसमें एतराफ़ है कि मदारिस के सूबे में हर 500 अफराद की आबादी में अज़ीज़ तालिबात, आज हम जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम का सबसे पहले तारुफ देखेंगे। अंग्रेज़ मौरख़ीन और ज़िम्मेदारान हुकूमत इस बात का एतराफ़ कर जी तालिबात, आज हम जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम के हवाले से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका पस मंज़र देख लेते हैं। अंग्रेज़ मौरख़ीन और ज़िम्मेदारान हुकूमत इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मुसलमानों के दौर में बरसग़ीर में तालीम आम और मुफ्त थी। मयार तालीम भी बहुत बुलंद था और तालिब इल्मों को बहुत सी सहूलतें भी वाफिर मिक़दार में फ़राहम की जाती थीं। सर थॉमस मनरो की 25 जून 1822 की रिपोर्ट पहली अहम दस्तावेज़ है जिसमें वो एतराफ़ करते हैं कि मद्रास के सूबे में हर 500 अफराद की आबादी में एक स्कूल था और आबादी के 1/3 लोगों को स्कूलों की सहूलतें दस्तयाब थीं। बम्बई में तालीम की वसअत के बारे में R.V. प्रोलेकर लिखते हैं कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों का तनासुब इतना ही था जितना कि यूरोपीय ममालिक में। सूबा बंगाल और बहार की तालीमी हालत के मुतालिक सबसे ज़्यादा मुफस्सिल रिपोर्ट एक ईसाई मुबल्लिग विलियम एडम ने तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेज़ी हुकूमत के आगाज़ के वक्त सूबा बंगाल और बिहार में 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 लाख स्कूल मौजूद थे जिनमें पढ़ने लिखने और इब्तदाई हिसाब की तालीम दी जाती थी। पंजाब के मुतालिक मिस्टर ऑर्नेट अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि तालीम यहाँ आम है। मुसलमान, हिंदू और सिख सभी तालीम हासिल करते हैं, अलबत्ता साज़ा सब मुसलमान हैं। बेशतर साज़ा बग़ैर किसी मुआवजे के तालीम देते हैं। ये मदारिस औकाफ की आमदनी से चल रहे हैं। लड़कियों के लिए जुदागाना स्कूल भी उस दौर में मौजूद थे। सर विलियम हंटर ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुतालिक लिखा है कि मुल्क पर हमारे कब्ज़े से पहले मुसलमान ना सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि इल्मी एतबार से हिंदुस्तान में बड़ी कुव्वत रखते थे। इनका निज़ाम तालीम आला दर्जे की ज़हनी तरबियत देता था और ये हिंदुस्तान के दीगर तमाम तालीमी निज़ामों से बदरजहा बेहतर था। इन मुख्तलिफ रिपोर्टों से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि अंग्रेज़ों ने जिस वक्त बरसग़ीर पाक व हिंद पर कब्ज़ा किया उस वक्त मुसलमानों का निज़ाम तालीम अपने अरूज पर था। कोई गांव ऐसा न था जहां कोई मदरसा मौजूद ना हो। अंग्रेज़ बरसग़ीर पाक व हिंद में तजारत की गर्ज से आए और बिलाखिर इस मुल्क के हुक्मरान बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तजारत से ज़्यादा एक नुमाया सियासी हैसियत इख्तियार कर ली। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि आप जानती हैं कि 1757 में जंग प्लासी के बाद ये एक हुक्मरान ताकत बनकर उभर आए। 1765 में मुग़ल हुक्मरान शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का इंतज़ाम अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। यहीं से बरसग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की सियासी और तालीमी हिकमत अमली का आगाज़ होता है। कंपनी की तरफ से 1857 तक कायम रही कंपनी और बाद अज़ां
1858 में हुकूमत बरतानिया ने बरसगीर के तमाम मामला बराह रास्त खुद संभाल लिए। बरसगीर पाको हिंद में बरतानवी राज 1947 तक कायम रहा। अजीज तालिबात, अगर हम 1757 से लेकर 1947 तक इस दौर का जायजा अगर लें तो सबसे पहली और अहम बात ये हम महसूस करते हैं कि कंपनी और बरतानवी हुकूमत के दरबार में तालीमी नुक्ता नज़र से कोई फ़र्क नहीं था, बल्कि एक तसलसल था। गो सियासी हैसियत से 1857 एक अहम मोड़ है, लेकिन हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। और दूसरी नुमाया बात वो ये है कि जो तालीमी पॉलिसी कंपनी ने वज़ा की, इस पर मुकम्मल अमल बरतानी हुकूमत के दौर में ही हुआ। इसलिए बरसगीर के लिए बनाई जाने वाली अंग्रेज़ों की तालीमी हिकमत अमली और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के फ़िक्री रुझानात जो है उसका जायज़ा लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इनके रुझानात का जायज़ा लेने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज़ कब से हुआ, अंग्रेज़ों ने कब ये कंपनी बनाई और किस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरसगीर पर काबिज़ होना शुरू हो गए। सियासी हैसियत से ये दौर कशमकश, तसादुम और कंपनी के गलबे का दौर था। 1757 में जंग प्लासी में कामयाबी और बंगाल पर कब्जे के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज मुसलसल फैल रहा था और ये कंपनी पूरे मुल्क पर काबिज़ होती हुई दिखाई दे रही थी। इसलिए कंपनी ने बरसगीर पाको हिंद के लोगों की ज़हनी तब्दीली के लिए ख़ुसूसी तौर पर तालीम के बारे में दूरदर्श हिकमत अमली इख्तियार करने को तरजीह दी, क्योंकि उन्हें इल्म था कि फ़ौजी गलबा तो एक न दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़हनी ग़ुलामी सदियों तक कायम रहेगी, जो सिर्फ तालीम के ज़रिए ही मुमकिन थी। अजीज़ तालिबात, अगरचे 1765 से कबल ईस्ट इंडिया कंपनी की सरगर्मियाँ ज़्यादातर तिजारत तक ही महदूद थीं, लेकिन इस दौरान में भी कंपनी ने ईसाईयत की तबलीग के लिए भरपूर और अहम इक़दाम किए। इस मकसद के लिए मुकामी लोगों को भर्ती किया गया और ईसाईयत की मुनज़्ज़म तबलीग के लिए उन्हें कंपनी के खर्च पर ईसाईयत की तालीम दिलाई जाती। 1698 में कंपनी के चार्टर की तजदीद करते हुए बरतानी पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पर एक शिक मंजूर की, जिसकी रोज़ से कंपनी के लिए लाजिम करार पाया कि वो हिंदुस्तान में कायम अपनी तमाम फैक्ट्रियों और तजारती जहाज़ों पर ईसाई मुबल्लिगीन का तकर्रुर करे और हस्बे ज़रूरत ईसाइयों की तबलीग के लिए स्कूल भी कायम करते रहे। बरसगीर में कंपनी की इक़्तिदार में ईसाई मिशनरियों की तालीमी सरगर्मियों से मुकामी लोगों में तशवीश की एक लहर दौड़ गई और मुसलमानों ने पूरी ताकुबत और ताकत के साथ मिशनरी इदारों की सरगर्मियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जबकि हिंदुओं ने बिलअमूम ईसाई मिशनरी तालीमी इदारों का साथ दिया और मुसलमानों के एहतजाज का ये असर हुआ कि कंपनी को अपनी तालीमी पॉलिसी में थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ी। अजीज़ तालिबात, उस दौर में हिंदुस्तान में कंपनी की तालीमी पॉलिसी का बानी चार्ल्स ग्रांट था। उस दौर में हिंदुस्तान में कंपनी की तालीमी पॉलिसी का बानी चार्ल्स ग्रांट था। चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम था। बाद में एक ईसाई मिशनरी के तौर पर उसने पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बनाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया। यानी कि ईसाई मिशनरी से मुराद ये है कि एक ईसाई प्रीचर, वो प्रीच करते थे ईसाईयत की, और आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बनाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया। उसने हिंदुस्तान की तालीमी और इखलाकी हालत को पस्त और लोगों को जहालत का मुरक्का करार दिया और बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तानियों की तालीम की जिम्मेदारी कबूल करने का मशवरा दिया, ताकि इन्हें मगरबी अलूम के साथ साथ ईसाईयत की भी भरपूर तालीम दी जाए। इस मकसद के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाने के साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान और अदब को निसाब में शामिल किया गया। अजीज़ तालिबात, 1813 के बाद से लेकर 1947 तक बरतानवी तालीमी पॉलिसी में चार्ल्स ग्रांट के इन तसव्वुरात को बुनियादी हैसियत हासिल है। इसलिए चार्ल्स ग्रांट को बरसगीर के मौजूदा तालीमी निज़ाम का बानी भी कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस दौर में जो तालीमी पॉलिसी बनाई थी उससे कौन कौन से नताइज अखज़ होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला मकसद तो ये है मगरबी अलूम और ईसाईयत के फ़रोग़ के लिए मिशनरी इदारों की बिलवास्ता और बिलावास्ता मदद और सरपरस्ती की जाए। नंबर 2, मगरबी तालीम के साथ साथ मशरक़ी अलूम भी जारी रखे जाएँ ताकि कारोबारी हुकूमत में फ़ौरी खलल वाक़ई ना हो। इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को उनके अलूम की तालीम भी साथ साथ दी जाए ताकि उन्हें शक ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिर मौक़िफ़ या इनका इरादा क्या है। नंबर 3, मशरक़ी अलूम में अदब को बहुत अहमियत दी जाएगी।
मदरसों और पाठशालाओं को कायम रहने दिया जाए। पाठशालाओं से मुराद भी हिंदुओं का एक वर्ड जिसका मतलब जो है मदरसा या स्कूल ही होता है। आला मजहबी इदारों को माली इमदाद दी जाए। पंडितों और मौलवियों को खिताबात और इनामात से भी नवाजा जाए। बासर हिंदुस्तानियों का एतमाद हासिल करने के लिए उनके बच्चों को आला मुलाजमतें भी दी जाती थीं। नंबर 4, ऐसे नए इदारों का क़याम अमल में लाया जाए जो कंपनी की पैदा होने वाली नई ज़रूरियात को पूरा कर सकें, और उनमें ऐसे अफराद तैयार भी किए जाएं जो उनके लिए नए निज़ाम को कामयाब बनाने और कंपनी के इस्तेहकाम में मुआविन साबित हों। जी, आगे हम देखते हैं कि इस दौर के जायजे से हमें यह भी एहसास होता है कि कंपनी तालीमी मामलात में गैर जानबदार थी। जैसा कि मगरबी मौरखीन ने साबित करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन दरहकीकत ये ऐसी तालीमी हिकमत अमली थी जिसके बायस मुकामी तालीमी निज़ाम से सख्त कर अपनी मौत आप मर गया, और कंपनी के निज़ाम तालीम ने फितरी रफ्तार के साथ मुकम्मल गलबा और तसल्लुत हासिल कर लिया। अजीज़ तालिबात, अब हम ये देखते हैं कि कंपनी की इस तालीमी हिकमत अमली को बरतानिया के मजहब परस्त तबका ने ईसाइयत से गद्दारी के मुतरादिफ करार दिया, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट ने 1813 का एक चार्टर एक्ट पास किया, यानी कि कानून पास किया। ये कानून हिंदुस्तान की तालीमी तारीख में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। इस एक्ट की नुमाया खसूसियात या दफात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, तालीम कंपनी की जिम्मेदारी होगी और इसे अपने वसाइल में से 1 लाख रुपए हिंदुस्तानियों की तालीम के लिए मखसूस करेगी। नंबर 2, तालीम के लिए मुख्तशुदा रकम बाकायदा मगरबी उलूम की इशाअत और मशरकी उलूम के अहिया और मुकामी अहले इल्म की हौसला अफजाई के लिए खर्च की जाएगी। नंबर 3, तालीम का अव्वलीन मकसद अहले हिंद तक ईसाइयत का पैगाम पहुंचाना होगा, जिसके लिए मिशनरी इदारों की सरपरस्ती की जाएगी। नंबर 4, मगरबी उलूम और साइंस की तालीम अंग्रेज़ी ज़ुबान के ज़रिए दी जाए। अजीज़ तालिबात, 1813 का चार्टर एक्ट हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम के लिए एक संगे बुनियाद की हैसियत भी रखता है। बाद के सालों में होने वाला तमाम तालीमी इर्तिका इन्हीं खतूत पर इस्तवार हुआ। इस एक्ट की रूह से मिशनरी तालीम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया, और ये बात हमेशा के लिए तय पा गई कि हिंदुस्तान में तालीम का मकसद मगरबी उलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान के ज़रिए अहले हिंद को ईसाइयत की तरफ ले जाना है। इस मकसद को आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी के साथ मुकामी निज़ाम तालीम को ख़त्म करके हासिल किया जाएगा। ये वो फ़िक्री बुनियाद थी जिस पर नई बरतानवी तालीमी पॉलिसी उस्तवार की गई और जिसे मैकाले ने तरक्की देकर एक निज़ाम बना दिया। इस निज़ाम का मकसद हिंदुस्तानियों में अपनी हुकूमत के लिए मुलाजमीन का हसूल था। जी तालिबात, अब हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 क्या था। 1813 के एक्ट के 22 मिशनरी तालीमी इदारों को गैर मामूली फ़रोग़ हासिल हुआ। इसका अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1852 से 53 तक तमाम सरकारी स्कूलों कॉलेजेस में सिर्फ 30,000 तलबा ज़ेर तालीम थे, जबकि नए कायमशुदा मिशनरी इदारों में 3 लाख तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे थे। ईसाइयत को पूरे निज़ाम तालीम में समो लिया गया और इनमें ज़रिया तालीम भी अंग्रेज़ी था, जिसकी नतीजे के तौर पर मुकामी लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में ईसाई मज़हब जो है वो कबूल करना पड़ा। अजीज़ तालिबात, लॉर्ड मैकाले जो 1833 में सुप्रीम काउंसिल का मेंबर और पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का सेक्रेटरी मुकर्रर होकर हिंदुस्तान में आया था, 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल की काउंसिल को पेश की जाने वाली अपनी याददाश्त में इस बात पर उसने जोर दिया कि हिंदुस्तान के कदीम निज़ाम तालीम और इल्म व अदब को ख़त्म कर दिया जाए और हिंदुस्तानियों की जुमला माशरती और माशी बुराइयों के खात्मे के लिए मुकामी उलूम की बजाय यूरोपी उलूम को हिंदुस्तान में पढ़ाया जाए। उसने अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़रिया तदरीस बनाने की भी बहुत वकालत की। मैकाले ने 1813 के एक्ट की रूह से मशरकी उलूम की तरक्की के लिए दी जाने वाली माली इमदाद बंद करने की सिफारिश की और वाज़ेह कर दिया कि तालीम का मकसद ऐसी नस्ल तैयार करना है जो मगरबी अफकार नज़रियात की तर्जुमान हो और जो रंगो नस्ल के अतबार से बिलाशुबा हिंदी हो, लेकिन फ़िक्र व नज़र और सीरत अखलाक के अतबार से खालिस अंग्रेज़ी हो। मैकाले की इन सिफारिशात की रोशनी में तैयार होने वाली तालीमी पॉलिसी को बेंटिंग रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसे 7 मार्च 1835 में मंजूर कर लिया गया। अजीज़ तालिबात, इस रेजोल्यूशन के अहम खदोखाल जो हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, सरकारी तालीम का मकसद हिंदुस्तान में मगरबी उलूम व साइंस का फ़रोग़ है।
नंबर 2, आइंदा से मुल्क की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी होगी। नंबर 3, ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी होगा। नंबर 4, मशरक़ी उलूम के इशाअत पर आइंदा से कोई रकम खर्च नहीं की जाएगी। अजीज़ तालिबात, तालीम का मकसद लोगों को सरकारी मुलाजमतों के लिए तैयार करना, ख़ास तौर पर निचली सतह के इंतज़ामी अमला की फराहमी करार पाया। मैकाले की याददाश्त आइंदा बरतानवी तालीमी पॉलिसी का रहनुमा असूल बन गई, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में तालीम का निज़ाम अपनी कवी एहसास से हमेशा के लिए महरूम हो गया। 1841 में तालीम आमा कंपनी को ख़त्म करके इसकी बजाय 1842 में काउंसिल ऑफ एजुकेशन कायम की गई और फिर 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने वाज़े तौर पर यह ऐलान किया कि सरकारी मुलाजमत के लिए उन अफराद को तरजीह दी जाएगी जो सरकारी स्कूलों के तालीम याफ्ता होंगे। यूँ सरकारी मुलाजमत का हसूल तालीम का मकसद बन गया। अजीज़ तालिबात, उस दौर में अंग्रेज़ों की तालीमी हिकमत अमली का एक पहलू हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इम्तियाज़ व तफरीक का आगाज़ था। हर मुमकिन कोशिश ये की गई कि मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं को हर मैदान में आगे बढ़ाया जाए। मुसलमानों के तालीमी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए मुलाजमतों के लिए अखबारात में दिए जाने वाले ऐलानात में भी ये लिख दिया जाता कि सिर्फ हिंदुओं को मुलाजिम रखा जाए। अजीज़ तालिबात, तालीमी नुक्ता नज़र से ये दौर सर चार्ल्स के 1854 के डिस्पैच मरासला पर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस डिस्पैच ने जदीद तालीम के मकासद को कानूनी शक्ल दी, इसे मुनज़्ज़म करने का तरीक़ाकार वज़ा किया, अंग्रेज़ी को मुस्तकिल ज़रिया तालीम की हैसियत दे दी गई और हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई। सियासी दबाव से ये दौर मुसलमानों के लिए बहुत ही मुश्किलात का दौर था और अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। तालीमी मैदान में ये ज़माना मुसलमानों के लिए मायूसियों का ज़माना था। इनका तालीमी निज़ाम बहुत हद तक ख़त्म हो चुका था। इनके तमाम मदारिस गैर तस्लीम शुदा करार दे दिए गए। आम और मुफ्त अवामी तालीम का दौर ख़त्म हो गया। तालीम को काबिल फ़रोग़ चीज़ बना दिया गया, जहाँ सिर्फ साहिब सरवत लोग ही तालीम हासिल कर सकते थे। साहिब सरवत से मुराद वो लोग जो बहुत ही अमीर थे, जो कि तालीम के अखराजात बर्दाश्त कर सकते थे। आइए अब हम देखते हैं कि 1813 से 1854 तक के दौर के अहम तालीमी वाक़यात जो हैं वो कौन कौन से थे। नंबर 1, 1815 में सरकारी सतह पर बम्बई एजुकेशन सोसाइटी भी कायम की गई। फिर 1816 में कलकत्ता विद्यालय के नाम से एक तालीमी इदारा कायम किया गया, जिसको 1819 में कॉलेज का दर्जा दिया गया। ये हिंदुस्तान का पहला गवर्नमेंट कॉलेज था। यहाँ का ज़रिया तदरीस अंग्रेज़ी ज़ुबान था। 1823 में तालीमी आमा कमेटी का क़याम अमल में आया और हिंदी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए आगरा में तालीमी इदारा खोल दिया गया। 1828 में गवर्नर जनरल विलियम बंटिंग ने मुस्लिम मदारिस के औकाफ ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया। 1836 में नई तर्ज पर हेगली कॉलेज कलकत्ता और मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का क़याम अमल में लाया गया। 1844 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता और 1844 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू की गई। फिर 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की कायम किया गया। जी तालिबात, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने तफसीलन बरसगीर पाक व हिंद में बरतानवी निज़ाम तालीम का तारुफ देखा और उसके साथ हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह तिजारत की गर्ज से बरसगीर पाक व हिंद में अपने कदम जमाना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता तालीमी जो है अपने मकासद हासिल करने के लिए तमाम तालीमी सरगर्मियों पर काबिज हो गए। फिर चार्टर एक्ट 1833 और उसके तहत 1813 से लेकर 1854 तक के अहम तालीमी वाक़यात का जायज़ा लिया। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।